तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट जो कि मैं डेली अब देता हूं। अपडेट ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहा। बीच में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि 40 साल की विधवा महिला के साथ उन्होंने गलत काम किया और गलत काम करने के बाद उसके बाल भी काटे। बाल काटने के बाद उसको पेड़ से बांधा, जलील किया, बेइज्जत किया और उसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ट्विटर पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के खिलाफ बांग्लादेश जहर उगलता है। जहर उगलने के बाद अक्सर वो कहता है कि हम 7 सिस्टर को तोड़ के अपने में मिला लेंगे। फिर ये भी कहता है कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम भारत पे हमला कर देंगे। हर जगह वो भारत की मुखालफत भी करता है। लेकिन इसी बीच अब आपको कुछ खबरें बताता हूं। बांग्लादेश में जितनी बिजली जाती है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी बिजली खुद नहीं बना पाता, उस हिसाब से उस बिजली में ज़्यादातर जो हाथ है वो भारत का ही है। भारत का अगर अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली ना दे तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अडानी साहब बिजली देते हैं। खैर, कोई भी आदमी अपने धंधे में नुकसान नहीं चाहेगा। हम हो, आप हो, हम सभी चाहते हैं भाई कि हमारा धंधा ठीक ठाक तरीके से चलता रहे। अडानी का भी अपना धंधा है, उस पर हम आप कुछ कह भी नहीं सकते भाई, उनकी प्रॉपर्टी वो दें या ना दें। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आप जानिए कि भारत कपास और चावल ये दोनों चीज़ें देता है और भर भर के देता है। और बांग्लादेश टेक्सटाइल का जो हब बना है वो भारत की ही वजह से बना है। लेकिन इसके बावजूद अब आप विडंबना सुनिए कि भारत के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए बांग्लादेश ने यह कहा कि अब वो भारतीयों को वीज़ा नहीं देगा। पहले तो मुझे ये ताजुब लगता है कि भारत के वो कौन लोग हैं जिनको बांग्लादेश जाके नौकरी करनी है। बांग्लादेश में ऐसा क्या है? लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने ये बात बोली। ठीक है, अब सुनिए। बांग्लादेश ने भारत सरकार से डिमांड की है कि उनको 1.8 लीटर डीजल, 1.8 लाख लीटर डीजल भारत से चाहिए। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार 1.8 लाख लीटर डीजल बांग्लादेश को देती है या नहीं। क्योंकि अगर भारत सरकार देती है तो फिर हमें कोई बात करने का हक ही नहीं है। क्योंकि अगर सरकारी संस्थाएं उस देश से व्यापार कर रही हैं और इधर हम सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हमारी सरकार ही उससे संबंध अच्छे कर रही है तो फिर क्या कहा जाए। मतलब देखने लायक बात यह है कि बांग्लादेश भारत के साथ पूरी तरह दुश्मनी भी निभा रहा और भारत से वो उम्मीद भी रख रहा। और भारत अगर उस उम्मीद को पूरा भी कर रहा है तो फिर भारत बेवकूफ़ है। साफ तौर पे कहा जाए तो कि भाई आप हमारा नुकसान कर रहे हो, हम आपका फ़ायदा कर रहे हैं, तो गलती फिर आपकी नहीं, गलती हमारी है। क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है कि शत्रु को हमेशा मुसीबत में डालो। अगर आपकी किसी से लड़ाई, किसी से कोई दुश्मनी है तो ऐसे हाल में आपको उसको मुसीबत में डालना होगा। क्योंकि जब जब वो कंफर्टेबल होगा आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। खैर, जैसा होगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करें उससे पहले एक और बात। कल मैंने पूछा था कि क्या 3 से 4 वीडियो लाए जाएं, तो सारे लोगों ने कहा हाँ। लेकिन एक भाई साहब ने कमेंट किया कि तुम यार डेली कहानी तो सुना नहीं पाते हो, 2 दिन सुनाओगे, 4 दिन गायब रहोगे, तो फिर 4 वीडियो तुमसे हो नहीं पाएगा। ऐसा करो, एक वीडियो अपना बनाओ, कहानी सुनाओ, शांति से खाओ पियो सो जाओ। और उनकी बात को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया कि भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सच बताऊँ तो यही वजह है कि एक वीडियो बनाना रहता है पूरे दिन में। दिमाग में आता है कि यार अभी बना लूँगा, अभी बना लूँगा, अभी बना लूँगा। फिर बात आई गई हो जाती है, बोल जाता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ दूसरे चैनलों पे काम करते करते। लेकिन ऐसे ये है कि कम से कम जब 4 वीडियो बनाने का जिम्मा उठाऊँगा तो एक वीडियो तो बन जाएगा। क्योंकि मेरा मोटिवेशन ज़्यादा लंबा चलता नहीं है मेरे ऊपर। खुद से भी कई सारे वादे मैंने किए लेकिन वो वादे मैं निभा नहीं पाया, तो आपकी क्या बात करूँ। तो बहरहाल कल से 3-4 वीडियो आने की उम्मीद है। आ जाएगी तो स्वागत कीजिएगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। और अपनी गलती को आपके सामने खुल के मान भी रहा हूँ यार कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करता हूँ, हरकतें वैसी है नहीं, तो क्या कहा जाए। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। आमतौर पे आपने कई सारे कत्ल सुने होंगे, ज़्यादातर नाजायज़ संबंधों में होते हैं। चूँकि सुर, सुरा और सुंदरी ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अच्छी खासी गृहस्थी को तबाह कर दें। लेकिन आज की कहानी जो आपको सुनाऊंगा ये कहानी सारी कहानियों से अलग है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ ये कहानी अलग थी।
बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर जिला है कासगंज, और इसी कासगंज में एक गांव लगता है पचखोरवा गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था जिसका नाम था यास्मीन और इकरार। यास्मीन एक महिला थी, लगभग 40-40 की उम्र, और उसके पति का नाम था इकरार। इन दिनों की एक बेटी थी जिसका नाम था सबनूर। सबनूर को इन्होंने धीरे धीरे परवरिश दी, तालीम दी। सबनूर बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद सबनूर की जो शिक्षा दीक्षा थी वो करवाई, लेकिन जैसे जैसे अब लड़की बड़ी हुई तो फिर ये हुआ कि इसकी शादी की जाए। तो फिर शादी कहाँ करें, तलाश हुई अलग अलग लड़कों पे। इसी दौरान आसपास का एक लड़का था जिसका नाम था जाबिर। उसके बारे में इस परिवार को पता चला। अब जाबिर को जब पता चला कि उसके बारे में लोग शादी की चर्चाएं कर रहे हैं तो जाबिर भी बड़ा खुश हुआ। इधर परिवार वालों ने जब कुंडली खंगाली तो पता चला कि भाई लड़का बड़ा अच्छा है, डिसेंट है। जो उसके पिता हैं रईस अहमद, वो भी बड़े अच्छे हैं। लिहाजा फिर तमाम बातचीत एक दूसरे के घर वालों से की गई और करने के बाद शादी करा दी गई। शादी हुई। शादी होने के बाद जो सबनूर थी अपने ससुराल चली गई जाबिर के पास। दोनों एक दूसरे को बेनतहा प्यार करने लगे। शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी, धीरे धीरे तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान इसी साल 2025 के दिसंबर महीने की बात है, आज से बामुश्किल 10-15 दिन पहले की, अचानक से जो सबनूर थी अपने घर से गायब हो जाती है। अब सबनूर की जो माँ थी अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करती बातचीत करने के लिए। फ़ोन की तो फ़ोन लगा नहीं। सबनूर को जब फ़ोन उठाते हुए माँ ने नहीं देखा, उसे लगा कि शायद किसी काम में व्यस्त होगी। फिर 2-4 घंटे बाद किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब माँ थोड़ा सा परेशान, उसने जाबिर को फ़ोन किया। जाबिर ने बताया कि वो तो बाहर गई है। माँ को थोड़ा अजीब लगा। इधर अंधेरा होने वाला था। अब अंधेरे का मामला और लड़की जात, मन में तरह तरह के ख्याल। फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। इधर जाबिर भी लगातार फ़ोन कर रहा है कि बातचीत हो जाए। बातचीत हो नहीं रही। कहते हैं कि पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह आई। अगली सुबह एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ और यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, आप आए और उस डेड बॉडी को एक बार देख लें। ये बात जैसे ही माँ ने सुनी, बदहवास सॉरी, जाती है थाने अपने पति को लेके, यानी इकरार को लेके। उसके बाद उस डेड बॉडी को ये लोग देखते हैं। देखने के बाद फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि ये बॉडी किसी और की नहीं, उन्हीं की बच्ची सबनूर की थी। अब एक लड़की जिसकी डेड बॉडी मिली, अपने ससुराल में रहा करती थी, उसकी डेड बॉडी थोड़ी दूर पे मिल गई। अब ये चीज़ जब परिवार वाले देखते तो वो भी हैरान कि भाई हमारी बच्ची की डेड बॉडी यहाँ कैसे। अब क्या करें। बहरहाल जांच पड़ताल शुरू हुई। पूछा गया पुलिस वालों द्वारा कि आपको किसी पे डाउट है। तो आमतौर पे ऐसे मामलों में माँ बाप क्या करते हैं कि ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि भाई आपके घर में हमारी बेटी गई थी और वो मार के कहीं फेंकी गई है। तो बेटियां तो ज़्यादा बाहर घूमती है नहीं, तो इसका मतलब आपने ही मार के फेंका होगा। अब यास्मीन और इकरार ने अपने समधी और उनके घर वालों के खिलाफ, यानी अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इधर जाबिर को उठाया, जाबिर की माँ को उठाया, जाबिर के बाप को उठाया, पूछताछ शुरू की। अब पुलिस वालों की नज़र भी बड़ी पारखी होती है। आमतौर पे अगर कोई गलत है तो फिर 2-4 बातों में ही उसको पकड़ लेते हैं। इधर पूछताछ हो रही है और इधर कुछ मिल ही नहीं रहा टटोलने पे। पुलिस वालों को लगा कि यार ये क्या बवाल है। बहरहाल पूछताछ होती रही, तफ्तीश होती रही, कहीं कोई सबूत मिला नहीं। उसके बाद ससुराल वालों को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया कि आखिर अगर ससुराल वाले शामिल नहीं हैं तो फिर शामिल कौन है। लिहाजा पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। कभी माँ बाप से पूछा, कभी सास ससुर से पूछा, कभी किसी और से पूछा।
ये तमाम पूछताछ पुलिस वाले कर रहे, तफ्तीश कर रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। काफ़ी हद तक जब पूछताछ पुलिस वालों ने कर ली तो करने के बाद 2-4 चीज़ें पता चली। पहला, जो ससुर का रवैया है यानी रईस अहमद का, वो थोड़ा संदिग्ध है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जो लड़की की मां थी जिसका नाम था यास्मीन, उसका भी रवैया थोड़ा सा संदिग्ध है। इसके बाद पुलिस वालों ने इन दोनों को उठाया। उठाने के बाद इनसे तबीयत से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में दोनों रोने लगे, नौटंकी करने लगे कि साहब एक तो हमारी बहू गई, हमारी बेटी गई और आप अम्मी से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले पूछताछ करते रहे वैसे वैसे इन दोनों ने अपना मुंह खोला और खोलने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और यहीं से कहानी पहुंच गई कई महीने पहले। दरअसल जब सबनूर और जाबिर की शादी हुई थी तो शादी के बाद अक्सर एक दूसरे के घर पे सबका आना जाना हुआ, यानी लड़के वाले लड़कियों के घर पे जाएं, लड़की वाले लड़कों के घर पे जाएं। ये चीज़ें चलती रही। ईद हो, बकरा ईद हो, कोई और तीज त्यौहार पड़े, उसमें एक दूसरे के घर आना जाना हुआ। और इसी दौरान यास्मीन की नज़र अपने समधी यानी रईस अहमद पे पड़ी। नज़र पड़ी, देखने में हट्टा कट्टा वो आदमी अच्छा लगा। इसके मन में थोड़ी सी गलत भावना आई। इसी दौरान रईस ने भी देखा कि उसकी जो समधिन है उससे बातचीत करना चाहती है। वो भी अपने आप को रोक न सका, वो भी बातचीत शुरू कर देता है और कहते हैं कि यहीं से दोनों काफ़ी क्लोज आ गए। और क्लोज इस कदर कि अब इन दोनों के जहन में एक ही चीज़ थी कि कैसे भी करके हम लोग एक हो जाए। तो कैसे? अब भाई अपने बेटी के ससुर से कोई शादी कैसे कर सकता है? तो फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि अगर जाबिर और सबनूर का तलाक हो जाए तो फिर रिश्ता ही खत्म, तो फिर हम तुम शादी कर सकते हैं। इसके लिए अब यास्मीन अपनी बेटी सबनूर पे दबाव बनाने लगी कि तुम जाबिर से तलाक ले लो। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी सबनूर की इतनी अच्छी चल रही थी कि उसे अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो अपने पति को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। इधर जो रईस अहमद था वो अपने बेटे जाबिर पे दबाव बनाने लगा कि तुम उससे तलाक ले लो, लेकिन वो भी अपनी पत्नी को बेइंतहा चाहता था। तो फिर बात बनी नहीं तो करे क्या? फिर इनको लगा कि यार तलाक तो हो जाए इन केस, लेकिन फिर तुम्हारा पति, मेरी बीबी, मेरा बेटा, ये सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और ये टेंशन देंगे हमको, फिर हमको तुमको शादी करने नहीं देंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर प्लान ये बना कि अगर तुम्हारी बेटी को मार दिया जाए और उसके कत्ल के आरोप में मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को फंसा दिया जाए तो ये दोनों चले जाएंगे जेल। तुम्हारा जो पति है वो बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो टूट जाएगा और ऐसे हाल में हम तुमसे निकाह कर लेंगे। माँ को ये बात पसंद आ गई। उसके बाद प्लानिंग शुरू हुई कि भाई क्या करना है। तो प्लान ये बना कि तुम अपनी बेटी को बुलाओ मुझे फ़ोन करके और मैं चुपचाप उसको तुम्हारे आसपास पहुंचा दूंगा कि तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया है और तुम देख लो। उसके बाद तुम मार देना और मैं भी मदद करूंगा। अब दोनों समधी समधन इस बात पे एग्री हो जाते हैं। एग्री होने के बाद फिक्स टाइम पे ये अपनी बहू को लेकर निकलता है और एक सुनसान जगह जाके ये दोनों उसका कत्ल करते हैं। बेटी को पता ही नहीं था कि आज उसकी माँ उसकी ही जान ले लेगी। कत्ल करने के बाद मन में लालच भी आया। जो गहने वहने इसने पहन रखे थे उन गहनों को उतार दिया। अब कत्ल हो चुका था लेकिन अब खेल खेलना था। तो बार बार फिर पत्नी ने यानी यास्मीन ने अपनी बेटी को फ़ोन करना शुरू किया। इसे पता था फ़ोन लगेगा नहीं। फिर अपने दमाद को इसने फ़ोन करना शुरू किया। दमाद ने बताया कि वो बाहर गई है। ससुर अपने घर पे आके साधारण ज़िंदगी जीने लगा ताकि किसी को डाउट ना हो। उसके बाद जब पुलिस वाले लाश की शिनाख्त करवाती है, शिनाख्त बड़े आराम से करती है। जब पूछा गया कि आपको किसी पे डाउट है तो इसने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से कहा कि मुझे अपने बेटी के ससुराल वालों पे डाउट है। क्योंकि आमतौर पे ऐसे मामलों में लोग यही सोचते हैं कि ससुराल वालों ने कुछ किया होगा। प्लान ये था कि अंत में रईस अहमद को बाइज्जत बरी करवा लिया जाएगा। जाबिर को और रईस अहमद की माफ़ कीजिएगा, जो पत्नी है उनको सज़ा दिलवा दी जाएगी और ये सब लोग जब जेल चले जाएंगे तो आराम से हमारी रंगरलियाँ चलती रहेंगी, किसी को डाउट नहीं होगा।
लेकिन पुलिस ने जब सही से जांच पड़ताल की तब ये पूरी कहानी सुलझी। अब आप सोच के देखिए कि एक 40 साल की महिला अपने प्यार में इस कदर स्वार्थी, इस कदर अंधी हो गई थी कि जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी ही निर्दोष बेटी की जान ले ली। न बेटी की कोई गलती थी, वो अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आज के टाइम में ये भी बड़ी रेयर चीज़ है कि शादी के 4 महीने बाद ही आपको अपने पति अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, तो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। और इधर माँ अपने पे आ गई थी कि अपनी बेटी का घर में फूंक के रहूँगी, तो फिर वो फूंकने को तैयार थी। इत्तफाकन उसने कत्ल भी किया। बेटी तो चली गई, दामाद को फंसाने की कोशिश, और एक आदमी अपने बेटे और अपनी पत्नी को फंसाने के लिए इतने षड्यंत्रस्त है। तो आप सोच के देखिए दुनिया कहाँ जा रही है। मुझे लगा कि अपने आप में एक अजीबोगरीब कत्ल की कहानी आपके सामने लाई जाए। खैर, अब आज 2 बार मैं खांसा भी हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और माफ़ी मांगते हुए भी अब शर्म आती है। सच बताऊँ, बहुत शर्म आती है। इतनी गलतियाँ, इतनी लापरवाहियाँ 2-2, 3-3 दिनों तक गायब रहना, ये शायद किसी ने नहीं किया होगा, मैंने किया। एक नरेंद्र जी हैं, उन्होंने बचपन से, मतलब जब से ये चैनल शुरू हुआ, पैदा हुआ, इसके बचपन से इसकी जवानी तक का सफ़र उन्होंने साथ में तय किया। वो कमेंट करते हैं कि भाई कहानी नहीं लाना हो तो एक दिन पहले बता दो यार। और सही बात है, 4-6 हज़ार लोग जो सुनते हैं, हज़ारों में तादाद है। कई लोगों का सपना होता है कि मेरे इतने व्यूज़ आए, मेरे आ रहे तो मैं लापरवाही कर रहा था। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कल से रूटीन चालू है, डेली आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे ही होंगी मैं आपको दिखाऊंगा। आप बताइएगा, कोई गलती होगी, सुधार करने की गुंजाइश होगी, करूंगा। बाकी अब ऊपर वाला मालिक है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी घटना के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।